तो हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इसी बीच में आपके लिए साइंस का, फिज़िक्स का जो कि मैंने फिज़िक्स का वो सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में लाया हूं जो 2027 यानी कि 2027 के बिहार बोर्ड में पूछने लायक है। और ये सारे के सारा वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? तो वीवीआई क्वेश्चन है। यह वीवीआई सारे के सारा जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये सारा क्वेश्चन वीवीआई है। अगर ये सारे के क्वेश्चन आप अगर रट लेते हैं तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपका भी क्लास 10th में 95% आराम से नंबर आ सकता है। साइंस में आपका 95% नंबर आ सकता है। इसके बाद में आपको एसएसटी भी करेंगे। सब विषय के बारे में हम आपके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, कम से कम के मात्रा में क्वेश्चन लाया हूँ। और यही क्वेश्चन जो है आपको रटना है और यही क्वेश्चन से आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा सवाल। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आपको रटने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आपको चित्र देखकर पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए, आपने यहाँ पे देख रहे होंगे। देखिए, कक्षा 10 के भौतिक फिजिक्स का अध्याय पर 1 का प्रकाश का परावर्तन। और क्या है? बिहार बोर्ड टॉपर नोट्स। क्या है? बिहार बोर्ड टॉपर नोट्स है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, रुकिए थोड़ा हम इसका युद्ध को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो वह कह रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन जो है, प्रकाश का परावर्तन वह क्या है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, उसका उत्तर कह रहा है, जब प्रकाश की किरण, यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी व चमकदार सतह से टकराकर, कहाँ से चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी कि वापस उसी माध्यम में क्या जाती है, लौट जाती है। तो इसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर फिर से हम समझेंगे, देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी व चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। यानी कि वापस क्या आती, उसी माध्यम में लौट आती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन को रट लेना चाहिए और आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हैं। तो चलिए इसको बेहतरीन तरीके से चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जो आपको अच्छा से दिखा में आए। तो चलिए देखिए, पहला जो कह रहा है, देखिए कह रहा है, ये जो है ना, ये आ रहा है, ये आपतित किरण। यानी कि आपतित किरण ऐसे भी समझ सकते हैं, आने वाले किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और ये सतह और यह परावर्तक सतह और ये सतह से जो टकरा कर ये लौट कर जा रही है, ये परावर्तक सतह से टकरा कर जो लौट के जा रही है, यह क्या? ये एक परावर्तित किरण है। यानी कि आपको पूछेगा आपतित किरण का परिभाषा, तो आप करने का आने वाले किरण को, यानी आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तक सतह या पृष्ठ से टकरा कर लौट जाने वाले किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो होता है ना, यह क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। यह अभिलंब कहलाता है। अब ऐसे भी सिंपल में कह सकते हैं कि आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या? अभिलंब कहलाते हैं। और ये जो कोण आई है, आप इसको इस तरीके से अगर परिभाषा पूछे तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यानी परावर्तित किरण या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। या परावर्तक सतह, ये क्या? परावर्तक सतह। आप इसको, हम उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन को मैं जूम करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर, अगला क्वेश्चन कह रहा है,
परावर्तन के नियम लिखे, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के हम नियम को लिखेंगे। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। देखिए उत्तर कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर। देखिए आपतित किरण, देखिए आप परावर्तन के नियम को लिखे। आपको पूछेगा परावर्तन के नियम को लिखे। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। कोण आई बराबर कोण आर होगा। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और अगले क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण को लिखे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण को लिखे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण को क्या करेंगे, लिखेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण को लिखें। देखिए समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब निम्न है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब क्या है, निम्न है। पहला आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण को लिखिए। यह क्या, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिए। यह क्या, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद करें। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब निम्न है। पहला आभासी होता है, पहला क्या होता है, आभासी होता है। दूसरा क्या होता है, सीधा होता है। और वस्तु के आकार का बराबर होता है, वस्तु के आकार का बराबर होता है। दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने अर्थात आगे रहता है, जितना वस्तु दर्पण के सामने होती है। और पार्श्व परिवर्तन होता है, दूसरा पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन कह रहे हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। अगले क्वेश्चन फोटो खींचा चला गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गोलीय दर्पण क्या है, गोलाकार दर्पण क्या है, इसके प्रकार लिखे। यानी कि गोलाकार दर्पण जो है वह क्या है और इसके प्रकार को लिखे। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर और बाहर की ओर गोलाकार होती है उसे गोलाकार दर्पण कहते हैं, उसे गोलाकार दर्पण कहते हैं। यानी जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर और बाहर की ओर गोलाकार होती है, यानी कि आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर और बाहर की ओर गोलाकार होती है उसे क्या कहते हैं, गोलाकार दर्पण कहते हैं। और ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण। ये कितने प्रकार के, अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की होती है, अवतल दर्पण यह जिसकी परावर्तक सतह क्या अंदर की ओर है। और उसके बाद परावर्तक सतह उसके बाद आता है उत्तल दर्पण, और इसकी परावर्तक सतह क्या है, यह उत्तल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है। यह उत्तल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कहाँ है, बाहर की ओर होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे देखिए हम अगले क्वेश्चन के पर आ गए हैं। देखिए अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको, ये वेरी आई क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है। इतना समझ लीजिए, परावर्तक सतह जो होती है वो क्या होती है, अंदर की ओर होती है। परावर्तक सतह क्या होती है, थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाने में नहीं आता होगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पोस्टर में सही नहीं है। चलिए मैं इसको फिर बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कर। देखिए समांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। समांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। और इसमें उत्तल दर्पण में समांतर किरणें परावर्तन के बाद फैलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि अवतल दर्पण में समांतर किरणें क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। और उत्तल दर्पण में समांतर किरणें फैलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। उसके बाद अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। और उत्तल दर्पण में केवल आभासी
प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण केवल उभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। और चौथा, फोकस दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण में फोकस जो तो वो दर्पण में क्या होता है, सामने होता है। और उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के कहाँ होता है, पीछे होता है। उसके बाद देखिए हम, और उदाहरण के लिए शेविंग मिरर, डॉक्टर दर्पण और टॉर्च आदि में अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए देखिए शेविंग मिरर में और डॉक्टर का दर्पण टॉर्च इत्यादि में। और इसमें उत्तल दर्पण उदाहरण करें तो रिव्यू मिरर और वाहनों में हम इसका उपयोग करते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और फोकस दूरी की परिभाषा देखें। यानी मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और फोकस दूरी की परिभाषा को लिखे। तो मुख्य अक्ष जो है ना, वह सीधा, यानी मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष वह सीधा रेखा जो दर्पण के धुर से होकर वक्रता केंद्र से गुजरती है, मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष वह सीधी रेखा जो दर्पण के धुर से वक्रता केंद्र से गुजरती है, मुख्य अक्ष कहलाता है। और वक्रता केंद्र गोलाकार दर्पण का वह केंद्र जिसे दर्पण की वक्रता सतह बनाई जाती है, वक्रता केंद्र कहलाता है। बनाई जाती है वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव, दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए फोकस दूरी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। उस बिंदु को फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। जैसे कि धुर से यहाँ पे जाया और मुख्य अक्ष हो गया, और यह क्या है, यह एक दर्पण है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर, क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है, क्या लिखा गया, रुकिए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की किरण खींचे। यानी अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की क्या करें, किरण खींचने के लिए। तो देखिए वस्तु अनंत एफ और अत्यंत छोटा और वस्तु उल्टा होगा। वस्तु क्या होगा, उल्टा होगा। ये अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ये अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब है ये, जो देखिए एफ है, ये एफ फोकस दूरी, ये वक्रता केंद्र, और ये ध्रुव है। ये क्या ध्रुव है, और ऐसे जाएगा। और यहाँ क्या करें, वस्तु अनंत पर बनेगा, एफ पर, अनंत पर, एफ पर और अत्यंत पर, छोटा वस्तु और उल्टा होगा। छोटा वस्तु और क्या होगा, उल्टा होगा। वस्तु सी से परे हो, वस्तु जो होता है सी से परे होता है। वस्तु क्या होता है, सी से परे होता है। और प्रतिबिंब सी और एफ के बीच वास्तविक और उल्टा छोटा होता है। और प्रतिबिंब वस्तु जो होता है सी से परे होता है, और सी और जो वास्तविक, सी और एफ के बीच छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, सी हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस हो गया, और ये ध्रुव हो गया, ये अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को मैं बेहतरीन के तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद वस्तु सी और प्रतिबिंब सी पर वास्तविक, उल्टा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। और ये क्या, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सी पर बनेगा, और सी पर वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बराबर होगा। और जबकि वस्तु सी और एफ के बीच जब बनेगा तो सी पर बनेगा। वस्तु जब एफ और सी और एफ के बीच बनेगा तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब सी पर बनेगा, और ये वास्तविक, उल्टा और बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु जब एफ पर बनेगा तो प्रतिबिंब अनंत और प्रतिबिंब नहीं बनता। प्रतिबिंब क्या बनता है, नहीं के बराबर ही बनता है। नहीं के बराबर ही क्या बनता है, नहीं के बराबर बनता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करता है। उत्तल दर्पण का हम देखेंगे नामांकन चित्र जो है। देखिए उत्तल दर्पण बनाने वाले प्रतिबिंब का चित्र क्या कर, किरण चित्र बनाए। तो वस्तु अनंत पर, जब वस्तु क्या होगा, अनंत होगी, या उत्तल दर्पण वस्तु जब अनंत पर होगा, प्रतिबिंब एफ के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब, यह एफ है, ये एफ के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। और आभासी सीधा और अत्यंत छोटा होगा, आभासी सीधा और अत्यंत छोटा होगा। जैसे कि फिर हम देखते हैं उत्तल दर्पण में, वस्तु जब किसी भी बिंदु पर बनेगा तो प्रतिबिंब एफ और पी के बीच आभासी और सीधा और छोटा, आभासी और बीच और छोटा, और एफ के क्या होगा, पीछे बनेगा, और एफ के पीछे बनता है। यह कहाँ बनता है, एफ के पीछे बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र है 1/f
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और ये जहाँ देखिए f क्या फोकस दूरी और u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी और सभी दूरी मीटर m में होती है। सभी दूरी मीटर किस में होती है? m में होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप, और अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से हम क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन आवर्धन के बारे में पूछ रहे हैं। आवर्धन क्या है और इसका सूत्र लिखे, यानी कि आवर्धन जो हुआ क्या, इसका सूत्र लिखे। तो प्रतिबिंब के आकार, यानी कि प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी और सूत्र इसका देखेंगे तो m बराबर HE/HO बराबर -V/U होता है। और जहाँ HE जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है और HO जो होता है वस्तु की ऊंचाई होता है। चलिए इसी प्रकार में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे, यानी अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे। सेविंग मिरर और दाढ़ी बनाने में, सेविंग मिरर और दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर का दर्पण मुंह दांत और देखने में, डॉक्टर के दर्पण और मुंह और दांत को देखने में। ये सेविंग मिरर क्या, ये सेविंग मिरर है। जैसे कि ये सेविंग मिरर और डॉक्टर का दर्पण, ये डॉक्टर का दर्पण, ये सेविंग मिरर और ये दर्पण का डॉक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। उत्तल दर्पण के दो उपयोग को लेके वाहनों के रियर मिरर में करते, और दुकानों का सुरक्षा मिरर में करते। किसका? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और अगले क्वेश्चन कह रहे हैं दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इसको आप अगली बार एग्जाम में पूछने लायक ये क्वेश्चन है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ध्रुव और उस बिंदु को बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे आप से दर्शाते हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ध्रुव और उस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे ऐप से दर्शाते हैं। इसे क्या दर्शाते हैं? ऐप से दर्शाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम किरण, जैसे कि यहाँ पे देखा हुआ ये कौन सा दर्पण ऐसे देखा हुआ, और यहाँ पे ऐप से क्या हुआ, इसे ऐप से दर्शाते हैं और ये ऐप से दर्शाया गया। ये क्या ऐप से दर्शाया गया है, इसी को ऐप से दर्शाते हैं। ये किरण, यह चित्र जो है इसको आप अच्छे से दिमाग में ऐड कर लीजिएगा और ये परिभाषा को आप अच्छे से दिमाग में ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि आप फिर हम बात करते हैं किसके? दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो है संबंध क्या है? तो देखिए वक्रता त्रिज्या फोकस और धुर का संबंध, वक्रता त्रिज्या फोकस और धुर के बीच का संबंध निम्न है। f बराबर क्या होता है? r/2 या r बराबर होता है 2f। r बराबर क्या होता है? 2f। जैसे कि इसको मैं समझ सकता हूँ इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जहाँ क्या होता है r जो होता है वक्रता त्रिज्या और f फोकस दूरी है। और यह कौन सा दर्पण है? यह अवतल दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है? यह अवतल दर्पण यहाँ पे देखा गया। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करता हूँ, जो कि दर्पण सूत्र पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न। दर्पण सूत्र पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बार अभी भी पूछा जाएगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना? 15 सेंटीमीटर। यदि वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति, नया आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति और नया आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए f बराबर -15 सेंटीमीटर। आप कहोगे किसी यहाँ 15 सेंटीमीटर और माइनस कैसे लगाए? तो क्योंकि अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है इसलिए यहाँ माइनस लगाया गया। और u बराबर -20 सेंटीमीटर। और दर्पण सूत्र से हम 1/v प्लस बराबर 1/u, देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा। और 1/v की जगह f की जगह कितना? 15, तो f 15 देगा। 1/v नहीं मालूम है, लेकिन v का मालूम हमें मालूम नहीं है, लेकिन कितना u मालूम है, तो 1/, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1/-20 और 1/, कितना है? v को इस साइड लाएंगे तो -15 प्लस 1/, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बराबर इसका दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 60 आ जाएगा, इसका लघुत्तम 60 आ जाएगा। और -4 + 3 इसका तो आएंगे -4 + 3, और इसको ऐसे करेंगे तो 60/, कितना हो जाएगा? 60/, -1/60 बराबर क्या हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। आवर्धन बराबर होता है m बराबर -v/u। आवर्धन बराबर m बराबर -v/u और -60 और -20 बराबर -3। देखिए उत्तर देखिए प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर दर्पण के सामने बनेगा और आवर्धन 3 मीटर होगा। आवर्धन प्रतिबिंब वस्तु उल्टा एवं क्या होगा? 3 गुना
बड़ा बनेगा 3 गुना और बड़ा बनेगा 3 गुना बनेगा और क्या बनेगा तो बड़ा बनेगा। तो इसी तरीके से मेरा ये क्लास आज का क्लास क्या हो गया ख़त्म। आज का क्लास ख़त्म होता है और आज के क्लास और इसी प्रकार से आज के क्लास ख़त्म होते हैं। और आज की क्लास में मैंने देखिए टॉपर ट्रिप्स अगर हम टॉपर ट्रिप्स को पढ़ते हैं तो टॉपर ट्रिप्स को भी पढ़ लेते हैं। देखिए परावर्तक के नियम व चिन्ह नियम अच्छे से याद रखें, यानी कि परावर्तक के नियम और चिन्ह को क्या करें अच्छे से याद रखें। किरण चित्र बनाने तथा समय किरणों की दशाएं सही रेखा सही रखें, क्या रखें सही रखें। और दर्पण सूत्र आवर्धन सूत्र जरूर याद करें। दर्पण सूत्र आवर्धन सूत्र को जरूर याद करें। संख्यात्मक संख्याओं का प्रश्नों का अभ्यास करें। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संख्यात्मक प्रश्नों का अभ्यास करें। आकृति साफ साफ और नामांकित बनाएं और परीक्षा में समय प्रदर्शन पर ध्यान रखें समय प्रदर्शन पर ध्यान रखें। तो इसी के बाद मैं अपना क्लास को आज ख़त्म करता हूँ। जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन तरीके से।